नमस्कार। आज का टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के बारे में। यह टॉपिक न केवल 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए उपयोगी है वरन राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की सतही जल के बारे में। तो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% क्षेत्रफल अपने पास रखता है, लेकिन सतही जल की बात करें तो सतही जल के मामले में पूरे भारत के जल का केवल 1.16% सतही जल राजस्थान के पास है। दोहन योग्य जल की बात करें जिसमें भूमिगत जल को भी सम्मिलित किया जाता है, उस मामले में भी पूरे भारत का 1.72% जल ही राजस्थान अपने पास रखता है। राजस्थान भारत के न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में सम्मिलित किया जाता है, जहां सबसे कम वर्षा होती है पूरे भारत में। पिछले 61 वर्षों की बात करें तो 61 वर्षों में से 43 से अधिक बार राजस्थान में अकाल देखने को मिलता है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो 20 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को सहेजने के लिए खड़ीन, टाँका और नाड़ी जैसी पुरातन जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सतही जल संसाधन की। तो सतही जल संसाधनों में सबसे पहले बात करते हैं नदियों में चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, भेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, कालीसिंध, परवन आदि प्रमुख नदियां राजस्थान में प्रवाहित होती है, जिनमें से मात्र चंबल ही वर्ष में बहने वाली नित्यवाही नदी है। बाकी अल्प समय के लिए यह वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। चंबल की बात करें तो चंबल मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है उसका, और लूनी नदी अजमेर के नागपहाड़ से उसका उद्गम होता है। अब बात कर लेते हैं मीठे पानी की झीलों की, जो सतही जल की प्रमुख उदाहरण हैं, जिनमें जयसमंद, पिछोला, फतेहसागर झील उदयपुर में स्थित है। ये सभी कृत्रिम झीलें हैं। उदयसमंद झील तो विश्व की द्वितीय नंबर की कृत्रिम झील है आकार के मामले में। अगली झील राजसमंद है, जो राजसमंद जिले में स्थित है। आना सागर और पुष्कर। आना सागर झील अणोराज द्वारा बनवाई गई थी। पुष्कर एक प्राकृतिक झील है, ये अजमेर में स्थित है। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। कोलायत बीकानेर में स्थित है। नवलखा झील बूंदी में स्थित है। गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। कायलाना और बालसमंद झील जो है ये जोधपुर में स्थित है। नक्की झील सिरोही माउंट आबू में स्थित है। ये सभी मीठे पानी के स्रोत हैं। अब बात कर लेते हैं जल संरक्षण की विधियों की। तो जल संरक्षण की विधियों में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, जो केवल पौधों की जड़ों में ही पानी दिया जाता है, या स्प्रिंकलर सिस्टम द्वारा की जाने वाली सिंचाई, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है, पानी की बचत होती है, उस तकनीक को अपनाकर हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भूमिगत जल का लगातार अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण जो पानी का लेवल है लगातार नीचे गिर रहा है, जिसे सहेजने की आवश्यकता है। पानी का लेवल जितना ज़्यादा नीचे गिरता है उतना ही फ्लोराइड की मात्रा या अन्य जहरीले तत्वों की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए पानी को संचय करने के कारण, तालाबों के कारण उस वाटर लेवल को बनाए रखना आवश्यक होता है। इसलिए भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका है वनस्पति विनाश पर नियंत्रण रखना। जो पेड़ पौधे हैं इनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है, जो वातावरण में नमी पैदा करते हैं और वर्षा को बढ़ावा देते हैं, तो खेत के मेड़ पर चारों तरफ वृक्षों की श्रृंखला लगाई जानी चाहिए। रोड के दोनों तरफ वृक्षों की श्रृंखला लगाई जानी चाहिए।
चौथे तरीके की बात करें तो चौथा तरीका है वर्षा जल का एकत्रण। जो पानी का वर्षा जल है वो पानी बहता हुआ, नालियों में बहता हुआ समुद्रों में चला जाता है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता। तो उसको जो पुरातन पद्धतियां हैं, चाहे से वो टाका है, खड़ीन है, नाड़ी है, बावड़ी है, उन तरीकों से सहेज कर रखा जाना चाहिए ताकि उसका भविष्य में सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए हम उपयोग कर सकें। अगर उसको हम तालाबों के रूप में या संचय के रूप में रोकते हैं तो उससे कुओं का वाटर लेवल भी ऊपर आता है। पांचवा तरीका है अपशिष्ट जल का शोधन कर उपयोग में लेना। कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट जल नदियों में बहा दिया जाता है, जो पूरे नदियों को प्रदूषित करता है। तो उस जल को फिल्टर करके उपयोग में लेना चाहिए, चाहे से वो सिंचाई के रूप में हो या पेयजल के रूप में। उनको अपशिष्ट जल को नदियों में या तालाबों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। छठे तरीके की बात करें तो छठा तरीका है कृषि पद्धति और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करना। हमें वो पारंपरिक तरीके छोड़ने होंगे जो अब तक हम काम में लेते आए हैं। तो हमें ऐसे बीजों का उपयोग करना होगा जो कम समय में, कम पानी में अधिक उपज प्रदान कर सकें। रासायनिक उर्वरकों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जैविक कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सातवें तरीके की बात करें तो सातवां तरीका है छोटे बांधों और एनीकटों का निर्माण करना। वर्षा जल का जो पानी है उसको संचय करने के लिए हर ग्राम स्तर पर बड़े से तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए। बांध और एनीकट बनाए जाने चाहिए ताकि वर्षा का जल बहकर अनावश्यक समुद्र में न चला जाए, उसका उपयोग हो सके स्थानीय स्तर पर, और इससे पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो भी ऊपर आ जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई के साधनों की। तो राजस्थान की सिंचाई का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो श्री गंगानगर जिले का है, और सबसे कम जो हिस्सा है वो है राजसमंद जिले का। राजस्थान के सिंचाई के साधनों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है कुएं और नलकूप। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल में से 66% सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा ही की जाती है, जो सर्वाधिक है। जयपुर और अलवर जिलों में कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जैसलमेर के चांदन नलकूपों में मीठे जल के स्रोत पाए जाते हैं, इसलिए उसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। अब रेगिस्तानी क्षेत्रों में मीठे जल पाए जाना एक तरह से असंभव सा लगता है, लेकिन वहाँ ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी का वो अवशेष है जो भूमिगत रूप से अभी भी प्रवाहित हो रही है। दूसरे सिंचाई के तरीके की बात करें तो दूसरा सिंचाई का तरीका है नहरों द्वारा सिंचाई। ये राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के 33% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिनमें श्री गंगानगर का स्थान प्रथम है। महाराजा गंगा सिंह 1927 में गंगा नहर लेकर आए थे, जिसके कारण मरुस्थलीय जिला हरा भरा होना संभव हुआ। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के कारण श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित सभी रेगिस्तानी जिले पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। तीसरे सिंचाई के स्रोत की बात करें तो तीसरा सिंचाई का स्रोत है तालाबों के द्वारा सिंचाई। ये राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्रफल के मात्र 0.7% क्षेत्रफल में ही तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाबों के सिंचाई के मामले में भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर है तथा उदयपुर द्वितीय स्थान पर है। सिंचाई के अन्य स्रोतों की बात करें तो अन्य स्रोतों में 0.3% भूभाग पर इनके द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसमें नाड़ा, खड़ीन, बावड़ियाँ, जो पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकें थी उनके द्वारा सिंचाई की जाती है वर्तमान में भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।